Hello बच्चों, this is J. Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In the previous lectures, we studied about the most famous Ohm's law, which was given by the German physicist George Simon Ohm. And in that topic, we studied that the current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the student. And then we studied the graph of Ohm's law, that is the VI graph, and in that graph we studied that the graph of Ohm's law, if a conductor follows Ohm's law, then its VI graph is a straight line inclined with the current axis, and the slope of that graph gives the resistance. And then we studied about the IV graph, which is also a straight line inclined with the voltage axis, and its slope gives the reciprocal of the resistance. I hope you are quite aware of, about the differences between the two graphs, and in this lecture we are going to study about resistance, this topic which was quite repeating in all the previous lectures. So I am going to give a brief discussion about the topic resistance, and we are going to learn here what are the factors which can affect the resistance of a conductor. So starting with the today's topic, रेसिस्टेंस क्या है ये समझते हैं हम। तो रेसिस्टेंस वर्ड से आप समझ मतलब इसका हिंदी अगर आप मतलब निकालना चाहोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रेसिस्टेंस कोई एक ऐसा वर्ड है जिससे ये लग रहा है कि ये कुछ मतलब रोकने वाली वर्ड है। रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, अवरोध करना, किसी चीज के फ्लो को रोकना, ठीक है। तो ये एक ऐसा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपने थ्रू होने से रोकता है, ठीक है। ये हमारे नेचर का लॉ है कि अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी चीज में, किसी भी सब्सटेंस में कोई चेंज हम लोग करना चाहते हैं तो नेचर का लॉ है कि वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट उस चेंज को अपने में होने से रोकेगा। तो जब हम लोग किसी कंडक्टर में करंट देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना चाहते हैं हम, वहां पे हम लोग कंडक्टर के अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा के। तो वो जो कंडक्टर है हमारा, वो कुछ हद तक इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, दैट इज द फ्लो ऑफ करंट, उसको रोकने की कोशिश करेगा, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। अब किसी किसी का ज्यादा होता है, मतलब रोकने की ताकत, कोई ज्यादा रोक पाता है, कि कोई किसी का ताकत कम होता है, जैसे हमारे में भी है। कुछ बच्चे पतले दुबले होंगे, कुछ बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे, तो वैसा ही कुछ इसमें भी है। कुछ पतले पतले हैं, पतले दुबले से जिनका रेसिस्टेंस बहुत कम है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा का मतलब ये हुआ कि वो करंट को उतना ज्यादा रोकेंगे, ठीक है। करंट उनके थ्रू फ्लो होने में काफी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर जिस भी कंडक्टर का, जिस भी एलिमेंट का, चाहे वो कुछ भी हो, अगर किसी का रेसिस्टेंस का वैल्यू कम है, यानी करंट का फ्लो उसमें से ठीक से हो पा रहा है। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, यानी करंट के फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, द मोस्ट फेमस ओम्स लॉ, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो हम लोग ओम लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ओम है हमारा ऐसा यूनिट, ये ग्रीक लेटर ओमेगा इसमें से सिंबल इसमें इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये ग्रीक लेटर है ओमेगा। और ओम ओम या तो आप पूरा लिखो यूनिट, या हम लोग ओमेगा ओमेगा सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 2 ओम का कोई रेसिस्टेंस है तो उसको 2 ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 2 ओम। दिस इज अ सिंबल ओमेगा विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ ओम, ठीक है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मतलब ओम्स लॉ से हमने निकाला था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज द रेशियो ऑफ वी एंड आई। अब अगर यूनिट की बात करें, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं इस पे, तो होगा क्या, जो हमारा V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और V का यूनिट क्या होता है हमारा, वोल्ट, और I का यूनिट एम्पियर। अभी यूनिट की बात हो रही है। तो और ये हमारा क्या है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ आर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वोल्ट पर यूनिट एम्पियर, नीचे वाले को -1 भी लिखते हैं, और इसी को बोलते हैं ओम। दिस इज आवर ओम, ठीक है। तो या आपको एग्जाम में वोल्ट पर यूनिट एम्पियर लिखे या ओम लिखे, बात दोनों एक ही चीज है। अगर आपसे बोलता है कि 2 वोल्ट पर एम्पियर, इसका मतलब आपसे वो कहना चाह रहा है कि ये रेसिस्टेंस है,
मतलब अगर आप वोल्ट पर एम्पियर देख के आपको घबराना नहीं है, वोल्ट वोल्ट पर एम्पियर लिखे या आपको लिखे ओम, दोनों बात एक ही है, दोनों रेसिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है हमारा? एक ऐसा प्रॉपर्टी कंडक्टर का जो खुद में करंट के फ्लो को होने से रोकना चाहता है कंडक्टर। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बदल सकता है, मतलब किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हमें देखना है। तो चलिए वो देखते हैं। द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर, इन 4 फैक्टर्स पे करंट किसी भी कंडक्टर का, किसी भी एलिमेंट का जो है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे सारे फैक्टर्स। फैक्टर्स affecting resistance of a conductor. So the first one is length. लेंथ, इसको L भी बोलते हैं लेंथ को। तो ये क्या है हमारा, ये क्या कहता है इसको समझते हैं। ये कहता है हमारा इस फैक्टर में, मतलब रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जितना भी बड़ा कंडक्टर लेंगे हम लोग, सपोज आपके पास ये हमारा वायर है ये, ठीक है, इस वायर का अगर रेसिस्टेंस देखें, सपोज हमको 2 ओम मिलता है, और इसी वायर को अगर डबल कर दें बिना क्रॉस सेक्शन बदले इसके, मतलब इसमें और वायर इसी के बराबर एक और वायर जोड़ दें, तो जो हमारा दूसरा वायर होगा जो इससे डबल लेंथ का होगा, उसका रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, यानी 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its length। कंडक्टर के रेसिस्टेंस से कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको फॉर्मूला में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला में, क्योंकि फिजिक्स बिना मैथ के है नहीं। फिजिक्स में जो कुछ भी फिनोमेना ऑकर होता है उसको हम किसी ना किसी फॉर्म में फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करते हैं। अब सपोज वही आपको अगर दिया गया, बोला गया कि एक मेरा कंडक्टर है जिसका लेंथ है मेरा 2 मीटर, और उस समय इसका रेसिस्टेंस था सपोज 4 ओम। ठीक है, तो बताइए कि अगर इस कंडक्टर का लेंथ अगर हम लोग करते हैं 4 मीटर, तो लेंथ क्या होगा, सॉरी लेंथ करते हैं 4 मीटर, तो रेसिस्टेंस इसका क्या होने वाला है। तो सीधा, क्योंकि लेंथ डबल हो रहा है हमारा, तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, 4 टू जा 8 ओम। अगर हमसे बोला जाता है कि इसका लेंथ हाफ करते हैं तो क्या होगा, तो इफ वी आर गोइंग टू हाफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन रेसिस्टेंस विल बी आल्सो हाफ। 4 का हाफ क्या होगा, 2 ओम। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इसको जितने टाइम्स हम लोग बढ़ाएंगे ये भी उतने टाइम्स बढ़ने वाला है। ठीक है, और लेंथ को जितने टाइम्स घटाएंगे रेसिस्टेंस भी उतना टाइम्स घटने वाला है हमारा। ठीक है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप। तो पहला फैक्टर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यानी जितना बड़ा वायर हम लोग लेंगे, हमारे उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ही बड़ा ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझने से पहले, इस फैक्टर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो द सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये हमारा सपोज, ये सपोज क्या है, चलो ये आप डस्टर देख रहे हो, आप ये डस्टर है, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि इसको काटो पहले। ठीक है, हमने इसको काट दिया, ठीक है, काटा, और काट के फिर सामने से इसको देखा तो क्या दिखा। तो अगर इसको काट के सामने से अगर हम इस डस्टर को देखेंगे, वैसे तो ये 3 डायमेंशनल में क्यूबॉइड के फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको सामने से देखेंगे तो देन वी सी अ रेक्टेंगल, हमको एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन, किसी भी चीज को काट के और घुमा के देखना, एंड दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो वायर आप देखोगे, अगर कोई भी किसी भी वायर को देख लो,
उसके ऊपर के इंसुलेशन की बात नहीं हो रही है। अंदर का जो वायर है कॉपर वायर, आप किसी भी वायर को अगर चाकू से कट करके अंदर का वायर देखोगे तो हमेशा वायर आप देखोगे सिलिंड्रिकल इन फॉर्म, सिलिंड्रिकल। आप कभी भी क्यूबॉइडल वायर नहीं देखोगे, कोनिकल वायर नहीं देखोगे आप। मैं इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर जो वायर है कॉपर का, जो रेड कलर का वायर निकलता है अंदर, उसकी बात कर रहा हूं। तो आप हमेशा क्या देखोगे कि जो वायर होता है हमारा वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और अगर किसी भी सिलेंडर को हम काटेंगे, सपोज हमारा दिस इज अ सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, और इसको हम काटें, क्रॉस सेक्शन का मतलब काटना, इसको काट के और घुमा के इसको देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा। इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये सर्कल जितना बड़ा होगा, मतलब इस वायर का डायमीटर जितना बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा होगा। डायमीटर इस वायर का जितना कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना कम होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है हमसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या डिपेंड, क्या फैक्टर, किस पे कैसे डिपेंड करता है हमारा रेसिस्टेंस। तो इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द रेसिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to its क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर इस एरिया को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा रेसिस्टेंस, एंड अगर इस एरिया को हम लोग घटाते हैं, नीचे एरो का मतलब घटाना, तो ये बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अब सपोज आपसे पूछा गया है कि कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा है, एरिया है हमारा 2 मिलीमीटर स्क्वायर, कोई है वायर, और उस समय इस वायर का रेसिस्टेंस जो है हमारा वो 10 ओम है। तो हमसे कहा गया कि अगर हम इस एरिया को डबल कर दें, डबल कर दिया हमने इस एरिया को, यानी 4 कर दिया एरिया का, एरिया को हमने वायर का एरिया 4 कर दिया, तो बताइए रेसिस्टेंस क्या होगा। तो क्योंकि एरिया हमारा डबल हो रहा है और इनवर्स रिलेशन है तो रेसिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है, 5 ओम। और वही अगर हमने एरिया हाफ करा होता, इफ एरिया इज हाफ यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर, देन रेसिस्टेंस विल बी डबल, 20 ओम, ठीक है, ये रिलेशन है हमारा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको आसानी से समझने के लिए ये सोचते हैं कि सपोज आप एक 4 व्हीलर चलाना, आप ड्राइव करना सीख गए हो बहुत अच्छे से, ठीक है। आप एक 4 व्हीलर चला रहे थे और आप एक गली से गुजरना चाह रहे हो, ठीक है। अब वो गली मान लो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर आप उस 4 व्हीलर को गली से गुजरना चाहोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने बड़ा कर दिया, आप 4 लेन पे चले गए, बहुत बहुत बड़ा रोड है, और वहां पे आप गाड़ी चलाना चाहोगे तो एकदम फ्रीली चला सकते हो, ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वो आपकी गाड़ी करंट हो गई और वो आपका जो रोड है, गली था, वो क्या हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, गली था, तो गाड़ी यानी जो करंट था हमारा वो दिक्कत हो रहा था उसको जाने में, तो अगर करंट को दिक्कत हो फ्लो होने में तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा। यानी हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया तो हमारे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, ये है गया मेरा इनवर्स रिलेशन। वही हमने क्या किया, रोड को बढ़ा दिया, ठीक है, तो गाड़ी हमारी एकदम 100 की स्पीड में निकलेगी। तो क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी से निकल रही है, यानी करंट बहुत तेजी से निकल रहा है, दैट कार इज द करंट, ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि करंट काफी तेजी से निकला हमारा, कब, जब क्रॉस सेक्शनल हमने बढ़ाया, यानी रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। करंट जितनी आसानी से निकल जाए, रेसिस्टेंस का वैल्यू उतना कम, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम बढ़ाएंगे किसी वायर का तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो घट जाएगा, ये बात है। अब इसमें एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि ये तो एरिया का रिलेशन है कि जब एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, जब एरिया घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो वायर हमारा होता है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, और वायर का जो एरिया निकलेगा, अगर उसको काट के घुमा के देखेंगे तो क्या होगा, सर्कल होगा। और सर्कल का एरिया हमने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला इसका बना सकते हैं हम लोग, अगर आर के जगह पे d/2 रख दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, पाई d² अपॉन 4,
यानी सर्कल के एरिया का दो फॉर्मूला हो सकता है, एक पाई आर स्क्वायर, एक पाई डी स्क्वायर अपन 4। तो अगर ये रिलेशन, क्योंकि अब सारा का सारा एरिया हमारा यही होना है सर्कुलर फॉर्म, तो हम एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो एक हमारा एक और रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, मैं नीचे का ये रब कर रहा हूं, और यहाँ से एक और रिलेशन हमारा ये आ जाएगा कि जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है और ये क्या है, मेरा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन में कांस्टेंट हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो एरिया के जगह पे हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो इसमें चला जाएगा, यानी जो हमारा रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, स्क्वायर पे रिलेशन आ गया। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर रेडियस हम लोग अगर 2 गुना बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर रेडियस हम लोग 2 गुना बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा 4 गुना कम होगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर रेडियस हम लोग 3 गुना बढ़ाते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो रेसिस्टेंस हमारा 9 गुना सीधा कम हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन रेडियस के साथ है, एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। एरिया 3 गुना बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस 3 गुना कम होगा, लेकिन अगर रेडियस बढ़ाते हैं वायर का 3 गुना तो रेसिस्टेंस मेरा 9 टाइम्स कम होगा। ठीक है, वैसे ही अगर रेडियस को कम करते हैं 3 टाइम्स, तो क्योंकि ये कम हो रहा है तो ये इनवर्स रिलेशन है तो ये बढ़ेगा, तो ये 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मेरा डायमीटर के साथ भी रिलेशन है हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, क्योंकि पाई बाई 4 हमारा क्या है, हमारा जो एरिया का फॉर्मूला आया था, ये दो फॉर्मूला आया था, पाई आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला आया था पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये इस साइन में चले गए। ठीक है, ये बाद में इक्वल टू में जब आएंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा हमारा। तो हम बस ये वेरिएबल चीज को देख रहे हैं यहाँ पे, डी स्क्वायर, डी के साथ भी क्या है, वो स्क्वायर का रिलेशन है, यानी डायमीटर को भी अगर डबल करते हैं हम लोग तो रेसिस्टेंस हमारा 4 टाइम्स कम होगा, डायमीटर को 4 गुना बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा 16 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ध्यान देंगे हम लोग कि हमसे जो रिलेशनशिप पूछ रहा है कंडक्टर का, वो एरिया से पूछ रहा है या रेडियस या डायमीटर से पूछ रहा है। अगर एरिया से पूछेगा तो डायरेक्ट रिलेशन दिखा देंगे, और अगर रेडियस या डायमीटर से पूछेगा तो हम स्क्वायर में रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गई है। अब हमारा जो तीसरा फैक्टर है ये है हमारा टेम्परेचर। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अब वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए था क्योंकि हम यहाँ पे तीसरे टॉपिक में एक चीज देखने वाले हैं, टेम्परेचर। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, the resistance of a conductor increases with the increase in temperature। अब यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं आ रहा है, यानी जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का उसके टेम्परेचर से रिलेशन इंक्रीमेंट का है हमारा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं है। सपोज हमारा टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसके बाद उस समय कंडक्टर का रेसिस्टेंस था 2 ओम, और हमने टेम्परेचर सीधा डबल कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा रेसिस्टेंस 2 से डबल होकर 4 हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है रेसिस्टेंस सीधा 2 से चला जाए 100 पे, या हो सकता है रेसिस्टेंस 2 से 2.1 तक ही जाए, तो इंक्रीमेंट होगा ये कंफर्म है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डबल वाला रिलेशन जो हमने लेंथ और एरिया में पढ़ा था वो उस तरह का रिलेशन इसमें नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, घटाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस घटेगा। अब क्योंकि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो हमारा, क्योंकि टेम्परेचर से चेंज होता है हमारा, और ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस हमको क्या लेना था, कांस्टेंट लेना था, इसलिए ओम्स लॉ हमारा अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे तो नहीं एप्लीकेबल हो पाता है, क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस उस समय फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल हो जाता है, चेंज होने लगता है, इसलिए उस कंडीशन में ओम्स लॉ फेल हो जाता है। चौथा कंडीशन है हमारा नेचर। नेचर देखते हैं, नेचर पे किस तरीके से डिपेंड होता है चौथा, नेचर। तो नेचर मतलब होता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये अलग अलग तरीके के मेटल्स हैं, और सारे मेटल्स के अगर हम लोग रेसिस्टेंस चेक करेंगे तो इतना, मतलब रेसिस्टेंस कब चेक करेंगे, जब इतना लंबा वायर और एक डेफिनेट क्रॉस सेक्शन का अगर हम देखेंगे, अगर गोल्ड और सिल्वर या कॉपर का, तो सबका अलग अलग वैल्यू आएगा रेसिस्टेंस का।
क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। कॉपर वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग आएगा, आयरन का अलग आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ different conductors have different वैल्यूज ऑफ आर। अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। कॉपर के लिए अलग आने वाला है, एल्यूमिनियम के लिए अलग आएगा, सिल्वर के लिए अलग आएगा। तो ये हमारा नेचर हो गया। तो चौथा फैक्टर था हमारा नेचर। तो रेसिस्टेंस हमारा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड वन इज द टेम्परेचर एंड द फोर्थ वन इज द नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब इस इन चारों के हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि एक रेसिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बनाएं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, दैट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। And now we are going to derive a formula of resistance in terms of length and area. We are not going to use here voltage and current. So let's start. तो अगर रेसिस्टेंस जो है 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है हमारा, ठीक है। हम लोग जो है, हमारा जो वायर होता है, आप जनरली देखते हो वायर हमारा कॉपर का बनता है। तो नेचर तो बदल नहीं रहा, हमारा कॉपर फिक्स हो चुका है। और हमारा जो भी वायर होता है वो रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल होता है, यानी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो अगर दो चीजें फिक्स हो गई, दीज आर द नेचर एंड द टेम्परेचर, तो बस दो फैक्टर्स बचे हमारे, लेंथ और एरिया, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर एंड नेचर आर फिक्स्ड कर दिए दोनों फैक्टर्स को हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों बदल नहीं रहा है, यानी हमारा रूम टेम्परेचर जो हम लोग डेली लाइफ का इस्तेमाल करते हैं वायर, उसकी बात हो रही है, क्योंकि कॉपर वायर ही इस्तेमाल करते हैं। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे और रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा हमारा एरिया पे, यही दो फैक्टर्स हैं। अब क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस की बात हो रही है तो दोनों को मिला सकते हैं, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है और इस साइन को अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जिसको K बोलते हैं हम लोग। R इज इक्वल्स टू K L अपॉन A, ठीक है। और इस K का वैल्यू अक्सर एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और हियर K को हम बोलते हैं रो, ये सांप जैसा बना दो, घुमा के P घुमा दो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। इस सिंबल का नाम है RHO, रो, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया रेसिस्टेंस का, रो L अपॉन A। इस रो का वैल्यू आपको एनसीईआरटी में देखना दिया होगा रेसिस्टिविटी नाम से, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। हियर R is equals to resistance, L is the length of the conductor, A is the area of cross section and rho is resistivity। अब ये रेसिस्टिविटी जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज दिस रेसिस्टिविटी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया आर का, जो कि इंडिपेंडेंट है वोल्टेज और करंट से, ठीक है। और ये फॉर्मूला आ गया आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ द रेसिस्टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।